दो बेटियों के जन्म के बाद आशुतोष अपनी पत्नी माधवी के कहने पर उसको कनाडा ले गया। वहाँ माधवी ने अय्याशी देखी तो सारा दिन बाहर घूमती रहती। तो आशुतोष उससे कहता घर पर रहा करो और बच्चों की परवरिश पर ध्यान दो। लेकिन माधवी बाज न आई। जब आशुतोष ने उसे मारा तो फिर पुलिस आ गई और आशुतोष को पकड़ कर ले गई। फिर माधवी ने डाइवोर्स ले ली। जेल से बाहर आकर आशुतोष बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो कुछ समय बाद निराश होकर कुछ दिनों के लिए भारत लौट आया। तो घर में जाते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी नन्ही बच्चियाँ। आशुतोष, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तुम्हारी माँ के जीवन में उनकी बड़ी सेवा की है। मुझे भी तुम अब कनाडा बुलाओ। आशुतोष कहने लगा, माधवी मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी 3-4 महीने हैं, बाद में जब वापस आऊँगा फिर देखता हूँ, क्योंकि अभी मुझे कंपनी की ओर से रहने की जगह नहीं मिली है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अपने बॉस से कहूँगा तो रहने का व्यवस्था भी कर देगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मेरा बॉस मुझसे खुश भी बहुत है। भगवान से प्रार्थना करो, अगर उसने मुझे अलग से रहने की जगह दे दी तो सीधी सी बात है, तुम और मेरी बेटियाँ मेरे लिए सबसे अधिक महत्व रखती हो। ये सुनकर माधवी खुश हो गई थी। आशुतोष ने जब अपने बॉस से बात की तो उसे अलग से रहने के लिए घर मिल गया था। इस बार जब वो कनाडा से भारत गया तो बहुत खुश था। माधवी का तो ये हाल था कि पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। दोनों बेटियां भी बहुत खुश थीं। अपना घर किराए पर देखकर माधवी को लेकर आशुतोष कनाडा चला गया। कनाडा की रंगीनियां देखकर तो माधवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी सुंदरता, इतना ठंडा मौसम। जो घर आशुतोष को दिया गया था वो काफ़ी छोटा सा था। बस नीचे छोटा सा लाउंज था, वहीं से सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती थीं। नीचे एक कमरा और किचन था, ऊपर छोटे छोटे 2 कमरे थे। बहुत छोटी सी जगह थी। बच्चियां पहले तो घर देखकर ही कुछ उदास हुई थीं, क्योंकि भारत में उनका काफ़ी बड़ा घर था। लेकिन माधवी बहुत खुश थी। कहने लगी, लग रहा है स्वर्ग में आ गई हूँ। आशुतोष कहने लगा, अब इस घर को तुमने ही स्वर्ग बनाना है। बेटियों का उसने स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। बड़ी बेटी 7 साल की थी, छोटी 6 साल की थी। माधवी पूरा दिन अकेली घर पर होती थी। घर के काम भी ज़्यादा नहीं थे। उसे 1 घंटा लगता था, सारे घर का काम करके फ्री हो जाती थी। फिर घर भी छोटा सा था। खाना बना के जब वो फ्री हो जाती तो अपना गर्म कोट पहनकर बाहर निकल जाती। आसपास की सारी मार्केट वो देख चुकी थी। कुछ उसे भारत में भी आदत की थी बाज़ारों में जाने की, लेकिन जब उसने वहाँ की औरतों को जीन्स शर्ट पहने देखा तो दिल में आया कि वो इन सब में बड़ी अजीब लगती होगी। साड़ी पहने हुए, ऊपर से कोट पहना हुआ, अपने कपड़े कनाडा के अनुसार उसे अजीब से लगने लगे थे। एक बार उसने आशुतोष से बात की। कहने लगी, यहाँ की औरतें ज़्यादातर जीन्स और गर्म स्वेटर पहनती हैं, ऊपर से लॉन्ग कोट पहन लेती हैं। आशुतोष कहने लगा, हाँ, उनका पहनावा ऐसा ही है। कहने लगी, मुझे भी यही पहनना है। मैं इस साड़ी में उनके साथ खड़ी अजीब सी लगती हूँ। उसने माधवी को एक नज़र देखा। कहने लगा, देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया कि तुम यहाँ आकर ऊट पटांग कपड़े पहनो। ये हमारे संस्कारों में नहीं है। माधवी कहने लगी, तो क्या हो गया, यहाँ तो सब पहनते हैं, तो मेरे पहनने पर तुम्हें क्यों आपत्ति है? मैं कौन सा मिनी स्कर्ट पहनने को कह रही हूँ। बड़ी मुश्किल से माधवी ने आशुतोष को इस बात पर राज़ी किया था कि वो भी जीन्स और लॉन्ग कोट पहनेगी। आशुतोष ने रोज़ की बहस से तंग आकर माधवी को इस बात की अनुमति दे दी। माधवी की कई औरतों से दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि इंग्लिश उसे आती थी, पढ़ी लिखी भी थी। अब ये होता था कि जैसे घर के कामों से फ्री होती, अपनी बेटियों को खाना खिलाने के बाद सुला देती और फिर अपनी दोस्तों के साथ बाहर चली जाती। शाम तक वो वापस आती थी। एक बार उसकी सब दोस्तों ने ये प्रोग्राम बनाया कि वो रात को एक कसीनो में जाएंगे, क्योंकि उसकी दोस्त कसीनो में जाती थी, जुआ भी खेलती थी। लेकिन माधवी के लिए ये सब कुछ नया था। अगर वो आशुतोष से ये कहती कि उसे कसीनो जाना है तो ज़रूर वो उसे मना कर देता। इसलिए उसने कहा कि उसकी दोस्त ने उसे पार्टी में बुलाया है और रात को उसे घर तक छोड़ जाएगी। पहले तो आशुतोष ने मना किया, लेकिन उसने आशुतोष की मिन्नतें शुरू कर दी कि वो उसे जाने की अनुमति दे दे। आशुतोष इन दिनों अपने कामों में बहुत व्यस्त था। कहने लगी, मैं बच्चों को खाना खिलाकर सुलाकर ही जाऊंगी और तुम्हारा भी खाना बनाकर जाऊंगी। प्लीज़ मुझे जाने दो। आशुतोष ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। वो बहुत खुश थी। कुछ पैसे उसने आशुतोष से छुपा के रखे हुए थे, वो अपने साथ कसीनो ले गई। वहाँ जाकर उसने भी जुआ खेला, बाकी औरतों की तरह, और काफ़ी ज़्यादा डॉलर वो जीत चुकी थी। उसकी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी कि 2 घंटे के अंदर उसने $50,000 जीत लिए थे। फिर उसकी दोस्तों ने भी उसकी बहुत तारीफ़ की कि तुम्हारा लक तो बहुत अच्छा है,
पहली बार उसने अपनी दोस्तों के साथ शराब पी थी, जो उसकी दोस्त ने उसे सॉफ्ट ड्रिंक कहकर पिलाई थी। उसका सर चकराने लगा। फिर ये डर लगने लगा कि अगर आशुतोष को पता चल गया तो वो तो उसे दोबारा घर से बाहर नहीं निकलने देगा। उसने जल्दी से एक तेज़ सुगंध वाली च्युइंगम चबानी शुरू कर दी। कुछ देर वहीं बैठी रही ताकि नशा कम हो जाए। अपने आप को संभाल कर वो घर पहुंची थी। आते ही सो गई, क्योंकि आशुतोष सो चुका था। पहली बार तो आशुतोष को कुछ पता ही नहीं चला और माधवी समझने लगी कि वो बहुत चालाक है, इसलिए आशुतोष से ऐसी बातें छुपा लेगी। पैसे देखकर तो जैसे वो बहुत खुश हुई थी। चुपचाप बच्चियों को खाना खिलाने के बाद घर के अंदर बंद करके वो बाजार गई और अपने लिए शॉपिंग की। वो इतना खुश थी कि बता नहीं सकती। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज़ादी मिल गई हो, इसलिए उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसकी एक सहेली कहने लगी कि आज फिर कसिनो चलो, तुम्हारा लक बहुत अच्छा है। इस बार पैसे मैं लगाऊंगी और लक तुम्हारा चलेगा। जो पैसे हम जीतेंगे आधे आधे कर लेंगे। माधवी कहने लगी, मेरा पति मुझे अनुमति नहीं देगा। वो कहने लगी, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। पति अपनी पत्नी को किसी भी काम से रोक नहीं सकता। माधवी ने एक ठंडी गहरी सांस ली। कहने लगी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पति की अनुमति के बिना तो हम घर से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम पर बड़ी रोक टोक है। वो औरत कहने लगी, लेकिन यहाँ के कानून में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें चाहकर भी रोक नहीं सकता। तुम पुलिस को कॉल कर दो, तुम्हारा पति तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो कहने लगी, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। माधवी कुछ घबराई थी। उसकी दोस्त कहने लगी कि ऐसा करो कि ये मेडिसिन लो, ये नींद की गोलियां हैं। अपने पति को और बच्चों को तुम दूध में डालकर दे देना। वो पियेंगे और सो जाएंगे और तुम मेरे साथ कसिनो चलना। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सुबह से पहले उनकी आंख नहीं खुलेगी। ये सुनकर तो जैसे माधवी खुश हो गई। उसने अपनी दोस्त से वो मेडिसिन ले ली और रात को दूध में मिलाकर बच्चों को भी पिला दी और आशुतोष को भी। वो सब सो चुके थे। माधवी तैयार हुई और कसिनो चली गई। उसका लक इस बार भी अच्छा चला था। इस बार उसने $12,000 जीते थे। उसकी दोस्त बहुत खुश थी। एक ही रात में माधवी ने $6,000 कमा लिए थे। अब क्या था, जब भी वो औरतें कसिनो जाती माधवी को साथ ले जाती। उसके तो जैसे वारे न्यारे हो गए थे, क्योंकि जो नंबर माधवी बोलती वही लगता था और सारे पैसे उसके पास आते थे। माधवी का दिमाग भी ख़राब होने लगा, क्योंकि जितनी सैलरी आशुतोष का पूरा महीना मेहनत करके कमाता था, माधवी एक सप्ताह में उससे ज़्यादा कमाने लगी थी। लेकिन ये बात आशुतोष से छुपाती थी। उसे पता था कि अगर आशुतोष को पता चल जाए तो वो उस पर पाबंदियां लगा देगा। लेकिन एक बार रात को आशुतोष ने दूध का गिलास तो पकड़ा, लेकिन पिया नहीं, क्योंकि उसे कुछ शक सा होने लगा था कि जब भी वो दूध पीता है गहरी नींद सो जाता है। रात में उसकी कभी भी आँख नहीं खुलती, वरना उसकी नींद काफ़ी कच्ची थी। इसलिए उसे शक हुआ कि रोज़ाना माधवी दूध पिलाने लगी है। पहले तो इतना ख्याल नहीं रखती थी। उसने दूध का गिलास पकड़ लिया, लेकिन पिया नहीं, बल्कि खिड़की से बाहर बालकनी में रखे हुए पौधों में डाल दिया और ये दिखाया जैसे उसने वो दूध पी लिया है। माधवी ने देखा कि सब सो चुके हैं, तो उसने एक लॉन्ग स्कर्ट पहनी, मेकअप किया, अपने बाल खुले छोड़े और लीज़ा को फ़ोन करके कहने लगी कि मैं रेडी हूँ, तुम मुझे लेने आ जाओ। ये सुनकर आशुतोष के तो होश उड़कर रह गए थे। वो सोचने लगा उसकी पत्नी उसे धोखा देकर आखिर जाती कहाँ थी। जैसे ही माधवी बाहर निकली, आशुतोष भी उसके पीछे ही निकला था। उसका पीछा करते हुए जब कसिनो पहुंचा तो हैरान रह गया। वो दूसरी औरतों के साथ मिलकर जुआ खेल रही थी। बहुत से मर्दों के साथ भी उसका हंसी मजाक चल रहा था। ये सब देखकर तो आशुतोष को जैसे आग लगी थी। सबके सामने उसने माधवी का हाथ पकड़ा, उसे घसीटते हुए बाहर ले आया। माधवी का तो रंग उड़ गया था। कहने लगा, ये तुम क्या कर रही थी? रात को तुम दूध में नींद की दवा मिलाकर मुझे और मेरी बच्चियों को पिलाकर यहाँ आती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मैं तुम्हें इसलिए कनाडा लेकर आया हूँ कि तुम यहाँ पर आकर सब कुछ भूल जाओ? ना तुम्हें बच्चों की चिंता है, ना तुम्हें मेरी कोई चिंता है। अपनी अय्याशियों में तुम इतना खो चुकी हो। वो कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहे गुजारूं। और वैसे भी ये भारत नहीं है, यहाँ औरतों पर कोई रोक टोक नहीं है, जैसे तुम भारतीय मर्द हम पर लगा के रखते हो। आशुतोष कहने लगा, अभी एक थप्पड़ मारूंगा तो तुम्हारे दिमाग पर चढ़ा सारा नशा उतर जाएगा। वो बहुत परेशान हुआ था। आशुतोष उसे घर ले आया, लेकिन उसे मारा नहीं था। कहने लगा, यहाँ रहो, वैसे रहो जैसे भारत में रहती थी। यहाँ आकर तुमने ये क्या हरकतें शुरू कर दी हैं? तुम ये सब कुछ करोगी तो बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? आशुतोष की बात सुनकर वो रोने लगी। कहने लगी कि जितने पैसे मैं कमाती हूँ तुम महीनों में भी नहीं कमा सकते, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन आशुतोष ने उस पर सख्ती से पाबंदी लगाई थी। बाहर जाता था तो दरवाज़ा लॉक करके जाता था।
बच्चों को भी खुद स्कूल छोड़ने और घर छोड़ने आता था। ये देखकर माधवी ने लीज़ा को बता दिया कि उसका पति उसके साथ बहुत सख्ती कर रहा है, उसे बाहर जाने नहीं देता, दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चाबी अपने साथ लेकर जाता है। ये सुनकर लीज़ा कहने लगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? ऐसे आदमी की तुम कंप्लेन क्यों नहीं कर देती हो? अरे तुम चाहो तो खुद भी पैसे कमा सकती हो, रह सकती हो, और यहाँ पर औरत के अकेला रहने पर कोई रोक टोक नहीं है। तुम इतने पैसे कमा रही हो कि अपने लिए अलग से फ्लैट ले सकती हो, किराया भी भर सकती हो, सुंदर भी हो। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है बच्चों को और पति के साथ ज़िंदगी गुजारने की? अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार आज़ादी से गुजारो। उस समय तो माधवी को लीज़ा की बातें ठीक लग रही थीं। नई नई आज़ादी देखी थी और नया नया इतना पैसा देखा था। लीज़ा को भी अपना फ़ायदा दिख रहा था, क्योंकि जो भी माधवी जुए में नंबर बोलती वही आता था। अब तो वो कैसीनो में मशहूर हो गई थी कि उसका लक बहुत अच्छा है। उसे लगा कि वो आशुतोष के बिना भी ज़िंदगी गुजार सकती है। एक बार जब आशुतोष ऑफिस से वापस घर आया तो काफ़ी थका हुआ था, लेकिन माधवी ने खाना ही नहीं दिया। वो कहने लगा, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे भूख लग रही है। कहने लगी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम मुझ पर इतनी रोक टोक लगा रहे हो और मैं तुम्हारी सेवा करूँ? यहाँ तुम मुझे अपनी नौकरानी बनाकर लाए हो क्या? वो कहने लगा, कौन सी सेवा कर रही हो? ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। मैं कमा कर लाऊंगा तो तुम मुझे क्यों खाने को भी नहीं दोगी? कहने लगी, तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे। जितना तुम कमाते हो उससे 4 गुना ज़्यादा मैं कमा सकती हूँ। वो कहने लगा, माधवी तुम दोबारा से वही बातें कर रही हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। माधवी कहने लगी, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा थप्पड़ खा लूँगी? इतनी हिम्मत नहीं है तुम में कि तुम मुझे मारो। जानबूझकर माधवी ने उसे मारने पर उसका उकसाया था। आशुतोष को कनाडा के नियम कानून का पता था, इसलिए अपने आप को रोक रहा था। कहने लगा, मुझे पता होता तुम इतनी बदतमीज़ हो जाओगी तो मैं कभी भी तुम्हें भारत से यहाँ कनाडा लेकर ही नहीं आता। तुम इतनी ज़बान चलाओगी तो तुम्हें पता है तुम्हारी देखा देखी मेरी बच्चियाँ भी बदतमीज़ हो जाएंगी। तुम नहीं जानती यहाँ का आज़ाद माहौल इंसान को कितना महंगा पड़ता है। मेरे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी अच्छी परवरिश की ज़रूरत है, और तुम हो कि उल्टे सीधे कपड़े पहनकर बाहर चली जाती हो। अब मैं अगर तुम्हें गलत बात पर रोकता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई अत्याचार कर दिया। बड़े प्यार से आशुतोष ने समझाना चाहा, लेकिन माधवी चिल्लाने लगी। आशुतोष को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिए। थप्पड़ इतनी ज़ोर से मारे थे कि उसके गाल पर उंगलियों के निशान छप गए, और माधवी यही चाहती थी। उसने पुलिस को फ़ोन किया और आशुतोष को पुलिस से पकड़वा दिया कि मेरा पति मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है। आशुतोष उसे बार बार कहता रह गया कि तुम ठीक नहीं कर रही हो, लेकिन आशुतोष को सज़ा हो चुकी थी। कुछ दिन बाद ही माधवी का वकील आशुतोष के पास आया और कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी तुमसे डाइवोर्स मांग रही है क्योंकि तुम उसके साथ मारपीट करते हो। मजबूरन आशुतोष को उसे डाइवोर्स देनी पड़ी। उसे रोज़ अपनी बच्चियों का ख्याल आता था, क्योंकि माधवी बिल्कुल हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन जैसे ही आशुतोष जेल की सज़ा काटने के बाद निकला तो सीधा घर आया। देखा तो घर खाली था। बराबर वाले से पूछा तो उसने बताया कि जब से तुम जेल गए थे तुम्हारी पत्नी बच्चियों को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनकर उसने माधवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आशुतोष बहुत परेशान हो गया था। दोबारा अपनी जॉब पर गया तो उसके बॉस ने ये कहकर निकाल दिया कि मैं एक क्रिमिनल को अपने ऑफिस में जॉब पर नहीं रख सकता, इसलिए तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लो। आशुतोष निराश होकर रह गया था। कई जगह बेटियों को ढूंढ चुका था, लेकिन वो उसे नहीं मिली। रोता था कि अब क्या करूं, कहाँ बच्चियों को ढूंढूं। उसे पता नहीं था उसकी बच्चियां किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। वो रो रो कर अपनी बेटियों के लिए प्रार्थना करता था। फिर वो भारत वापस आ गया, क्योंकि कनाडा में उसके लिए कुछ नहीं बचा था। पत्नी को कनाडा ले जाने का फैसला उसके लिए बहुत गलत साबित हुआ था। उसका घर उजड़कर रह गया था। उसकी वो पत्नी जो यहाँ उसके घर को संभालती थी, उसके बच्चों की, उसकी माँ की देखभाल करती थी, आज़ादी मिलते ही जैसे पागल सी हो गई थी। पता नहीं माधवी कहाँ होगी, उसकी बच्चियाँ कहाँ होंगी। ये सोचते सोचते ही वो घर पहुँचा था। लेकिन जैसे ही घर के अंदर पहुँचा तो घर में मिट्टी नहीं थी, घर साफ सुथरा था। ये देखकर उसे हैरत हुई, क्योंकि जिनको घर किराए पर देकर गया था वो भी घर खाली कर गए थे। घर खाली पड़ा था, चाबी अभी भी उसके पास थी। अंदर आकर उसने देखा तो एक कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। वो घबरा गया कि आखिर कौन है उसके घर में, कौन है जो उसके घर में रह रहा है। जब कमरे में आया, दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके होश उड़कर रह गए थे। उसकी दोनों बेटियां वहां बैठी थीं। अपने पिता को देखकर भागकर आकर अपने पिता के गले लग गईं।
आशुतोष उन्हें सीने से लगाकर रोने लगा, कहने लगा तुम लोग यहाँ कैसे आ गई? कौन लाया तुम लोगों को यहाँ? मैंने तुम लोगों को कनाडा में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन उसकी बेटियों ने कोई जब भी जवाब नहीं दिया। वो पूछने लगा बताओ किसके साथ आई हो यहाँ पर? वो आशुतोष के पीछे की ओर देखने लगी। जैसे ही आशुतोष ने पीछे पलटकर देखा तो होश उड़कर रह गए। माधवी खड़ी रो रही थी। उसने नज़रें चुराई, पूछने लगा तुम मेरी बेटियों को यहाँ लेकर आई हो? कहने लगी हाँ। वो कहने लगा क्या करने आई हो यहाँ पर? तुम्हें तो आज़ादी चाहिए थी, वो तुम्हें मिल गई। तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए थी, वो भी मिल गई। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। ये कहना था कि माधवी फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत गलत किया। लीज़ा के कहने पर मैंने तुमसे डाइवोर्स ले ली। पहले तो वो मुझसे कसीनो में जुआ खिलवाती रही, लेकिन जब मैं हारने लगी और उसका पैसा डूबने लगा तो फिर वो मुझे बुरा भला कहने लगी। मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं कितने ही दिन वहाँ काम के लिए भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। ये कहकर वो रोने लगी। कहने लगी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारी कदर नहीं की थी, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। अपनी बेटियों को लेकर मैं वापस आ गई कि कहीं मेरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। आशुतोष कहने लगा मैं भी तुमसे यही कह रहा था, बस तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अपना सब कुछ बर्बाद करने के बाद तुम्हें अकल आई है, तो तुम्हारी इस अकल का क्या फ़ायदा? तुम मेरी कुछ नहीं लगती, मेरे लिए तुम पराई हो गई हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। वो हाथ जोड़कर रोने लगी। कहने लगी मैं कहाँ जाऊँ? भगवान के लिए कोई रास्ता निकालो, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। आशुतोष ने ऊपर का पोर्शन बनवाया जहाँ बस एक कमरा था। कहने लगा तुम यहाँ रह सकती हो, जब तक मैं घर पर ना हूँ तब तक तुम नीचे बच्चियों के पास आ जाया करना, लेकिन मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। दुनिया के सामने वो अब भी पति पत्नी थे, लेकिन सच्चाई में वो एक दूसरे के लिए अजनबी थे। आशुतोष ने कभी उसे देखने की भी कोशिश नहीं की थी। उसकी बेटियां जानती थी कि सच क्या है और क्या नहीं, इसलिए जैसे ही बड़ी हुई अपनी माँ से नफरत करने लगी। दोनों बेटियों की शादी करने के बाद आशुतोष दुबई चला गया ताकि उसे अकेले माधवी के साथ रहना ना पड़े। डाइवोर्स लेने के बाद भी उसे घर का खर्चा नियमित रूप से भेजता था और माधवी रोती रहती थी कि उसने अपने स्वर्ग जैसे घर को खुद ही अपने हाथों से उजाड़ दिया था। ये उम्र थी कि दोनों पति पत्नी आपस में बैठे एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे का दुख दर्द समझते और सुनते, लेकिन आशुतोष परदेश का होकर रह गया था। बेटियां माँ से महीनों मिलने नहीं आती थीं, कहती थीं आपने अपनी आज़ादी के लिए हमारे पापा को छोड़ दिया, उन्हें जेल में भेजा, हमारे दिल में आपकी कोई इज्जत नहीं है। ये थी वो पश्चिमी आज़ादी जिसकी इच्छा पता नहीं कितनी औरतें करती हैं और फिर उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।